क्या? माधवी खुशी से उछल पड़ी। हाँ माधवी, हर तूफान के बाद आराम मिलता है और हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सूरज निकलता है। हमारी इस कठिन परीक्षा का फल अब बहुत शीघ्र मिलने वाला है। फिर नलिन ने माधवी को सक्सेना साहब के बारे में विस्तार से बताया और बोला, सक्सेना साहब ने कहा है कि वो बाबूजी को इस झंझट से मुक्ति दिलाने की यही शर्त रखेंगे कि बाबूजी तुम्हें अपनी बहू मान ले। दूसरी ओर वो मुझे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट दिलवा रहे हैं, तो बाबूजी के पास उनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। तब हमारे बीच से ये सलाखें सदा के लिए हट जाएंगी। नाथ, भगवान आपकी जुबान शुभ करे। हाँ, बाबूजी तो आज सक्सेना साहब के घर है। माँ सो गई या जाग रही है? वो तो कीर्तन में गई है, सुबह लौटेगी। क्या? नलिन उछल पड़ा। तो क्या घर में तुम अकेली हो? हाँ, माधवी ने धड़कते दिल से कहा। जय भवानी की। नलिन ने जल्दी से चौखट पर खड़े होते हुए कहा। हाय, यह क्या कर रहे हैं? अरे सौभाग्य से तो 2 महीने के बाद यह अवसर मिला है। तो क्या? हाँ, मैं अंदर आ रहा हूँ। हे भगवान, कहीं बाबूजी अंदर न आ जाएं। अब तो जो होगा देखा जाएगा। फिर नलिन नजरों से ओझल हो गया और माधवी का दिल धक से रह गया। उसने कसकर अपना कलेजा थाम लिया। उसका सारा शरीर थर थर कांप रहा था और गरम गरम लहू कनपटियों पर ठोकरें सी मार रहा था। सांसें तेज तेज चल रही थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। फिर चंद मिनट बाद ही दरवाजे की चटकनी बाहर से बहुत धीरे से खुली और माधवी को लगा जैसे उसका दिल उछलकर गले में आकर अटक गया है। दरवाजा खुला। नलिन अंदर आया और उसने फुर्ती से दरवाजा अंदर से बंद कर और फिर माधवी की ओर मुड़ा। माधवी की सांस नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर रह गई। नलिन के होठों से कांपती हुई आवाज निकली, माधवी। माधवी ने बड़ी मुश्किल से थूक निगल कर कहा, नाथ। दूसरे ही क्षण माधवी नलिन की बाहों में थी। वो नलिन के सीने से इतनी बुरी तरह चिपकी हुई थी जैसे वो नलिन के शरीर में समा जाना चाहती हो। उसके होठों से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। नलिन ने उसकी दोनों आंखों को चूम लिया और तेज तेज सांसों के साथ बड़े मध्यम स्वर में बोला, इतने सुंदर क्षणों को रोकर नहीं गवाते नाथ। आज ये कमरा सुहाग कक्ष की तरह सजा हुआ नहीं, न फूल है न सेज, मगर फिर भी आज ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई कमरा न हो, स्वर्ग का कोना हो। हमारी सुहाग रात है ना आज नाथ। माधवी के कानों में घंटियां सी बज उठी। सुनो, आज तो कोई बात भी फाउल नहीं। माधवी जोर से नलिन से लिपट गई और नलिन के जलते हुए गरम गरम होंठ माधवी के होंठों से मिल गए। माधवी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो तरंग की हल्की तरंगों पर तैरती चली आ रही हो। कोई दरवाजा खट से बोला और माधवी की आंखें खुल गई। नलिन उसके बालों में मुंह छुपाए लगभग बेखबर सो रहा था। माधवी के कानों से कदमों की आहट के साथ 3 के घंटे बजने की आवाज टकराई और उसका दिल एकाएक जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से नलिन को झंझोर दिया। सुनो, उठो, जागो। नलिन जागा और हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। उसकी सांसें भी तेज तेज चलने लगी थी। माधवी ने धड़कते दिल से कहा, शायद बाबूजी आए हैं अभी अभी। नलिन बिस्तर से उठकर आहटें सुनने लगा। बाबूजी के ही बड़बड़ाने की आवाज थी। फिर शायद उन्होंने दरवाजा भी खोला था। फिर दरवाजा बंद हो गया और बाहर सन्नाटा छा गया। नलिन दरवाजे से लगा सुनगुन लेता रहा। माधवी भी उठकर उसके पास आ गई थी। चंद क्षण के बाद नलिन ने कानाफूसी की। बाबूजी अपने कमरे में गए। अब तुम जाओ, 3 बज चुके हैं। सचमुच जाऊं? माधवी का दिल अनायास भर आया और वो नलिन के सीने से लग गई। नलिन ने उसके होठों को चूमा और कांपती आवाज में बोला, इतनी सुहानी सुंदर सुहागरात शायद ही इस धरती पर किसी पति पत्नी ने मनाई होगी। माधवी सिसक उठी। नलिन ने फिर उसके होंठ चूमे और बोला, मैं जा रहा हूँ। शायद फिर किसी दिन माँ कीर्तन में जाए और बाबूजी सक्सेना साहब के यहाँ मैं ऐसी ही रात के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। फिर उसने माधवी के आंसू पोंछे और क्षण भर रुककर बोला, रोते हुए नहीं, मुझे हंसते हुए विदा करो। माधवी ने नलिन के गले में बाहें डाली और उसके होंठों पर होंठ रख दिए। नलिन ने एक बार फिर उसे जोर से चिपटा लिया। फिर थोड़ी देर बाद नलिन ने धीरे से चटकनी खोली और बहुत ही धीरे से दरवाजा खोला तो माधवी का शरीर थर थर कांप रहा था। नलिन धीरे से बाहर निकल आया और दरवाजा बंद करके उसने बहुत धीरे से बाहर की चटकनी चढ़ा दी। फिर वो रसोई के पास आया और उसकी सलाखें पकड़कर छत पर चढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो छत के ऊपर आ। छत पर बर्फ की टहनियां फैली हुई। नलिन का सारा शरीर उस आनंददायक मिलन से विभोर हो थर थर कांप रहा था। कानों में जैसे चांदी की घंटियां सी बज रही थी। पेड़ की एक टहनी पकड़कर उसने पिछली खिड़की की चौखट पर एक हाथ टिकाया। ये पिछली खिड़की गोदाम की थी जी, जो अंदर से बंद थी।
फिर नलिन ने दूसरा पांव चौखट पर रखा ही था कि अचानक पहला पांव कगार पर से फिसल गया और फिर नलिन ने अपना संतुलन बनाए रखने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन दूसरा पांव भी कगार पर न टिक सका। वो झटके से टहनी पर लटका और उसी झटके ने टहनी को तोड़ दिया। नलिन ने बड़ी सख्ती से होंठ भींचकर अपनी चीख को रोकने का प्रयत्न किया और जब उसका शरीर ऊबड़ खाबड़ जमीन से टकराया तो शरीर का जोड़ जैसे चटक कर बिखर गया। फिर न जाने कितनी देर तक वो ढलवान में लुढ़का पड़ा रहा। उसे स्वयं भी अनुमान नहीं हो सका, क्योंकि तीव्र पीड़ा ने उसे बेहोश कर दिया था।